गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में अपना आज का लेक्चर है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जो गीगर मेरेस्टन एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को एट वेरियस एंगल्स, और जो डेटा वहाँ से कलेक्ट हुआ उसको इस ग्राफिकल फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस ग्राफ के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये लगभग हर बुक में ये ग्राफ है। कोई भी एटॉमिक फिजिक्स की बुक है या आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो हर एक में ग्राफ मिलेगा, लेकिन ग्राफ के बारे में ये दोनों बातें काफ़ी ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात जो इसमें ज़रूरी है वो ये है, इस ग्राफ में बच्चों दो चीज़ें हैं। एक मैंने ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ की है और एक येलो कलर से कुछ डॉट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है। प्यारे बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए, मींस कितने अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पे डेविएट हुए, उनको इस ग्राफ में दिखाया गया है इन डॉट्स के द्वारा। These yellow dots are actually representing the experimental data of Giger-Mersenne experiment. And dear student, इस experimental data को, इन dots को, जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसे डॉट्स नहीं आएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सर रदरफोर्ड ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड था। प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दोज अजम्पशंस उन्होंने एक थ्योरेटिकल ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज दैट थ्योरेटिकल कर्व बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मींस जो रदरफोर्ड ने जो अजम्पशन लिया था न्यूक्लियस का, एटॉमिक न्यूक्लियस का, उसके बेसिस पे जो आउटकम्स आए, प्रिडिक्शंस आए, आउटकम्स नहीं कहेंगे हम उसको, प्रिडिक्शंस कहेंगे। आउटकम्स तो एक्सपेरिमेंट के थे जो येलो डॉट से आते हैं, एंड द ग्रीन लाइन इज एक्चुअली द प्रिडिक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स अजम्पशंस। और देखिए बच्चों कितना एक्सीलेंटली ये दोनों मैच हो रहे हैं, यानी कितना रिजेंबलनेस है इनमें। मींस जो रदरफोर्ड्स का जो अजम्पशन है वो एक्चुअली करेक्ट था। दूसरी बात जो इस ग्राफ में देखने की है आपकी वो ये है बच्चों, आप देखेंगे हमारे इस एक्सिस के साथ जो है स्कैटरिंग एंगल मैंने दिया है विच इज मेजर्ड इन डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। आप इस डायग्राम को बनाएं तो इसको आप 180 तक लेके जाएं, क्योंकि मेरे पास ये जगह कम थी इसलिए मैंने इसको 140 पे आगे छोड़ दिया है, लेकिन ये 180 डिग्री तक आप इसको लेके जाएंगे, या 160 तक तो आपको कम से कम लेके जाना चाहिए। तो इस तरफ तो हमारा स्कैटरिंग एंगल हो गया। अगर आप वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो यहां पे है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which are given in 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, 5, 6 and 7। तो दिखने में बड़ा एकदम यूजुअल और आम ग्राफ दिख रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट इस वर्टिकल एक्सिस के बारे में थोड़ी सी बात आप नोट करना। ये हमारा 0 है तो इसी के पास यहां पे 1 होगा, और ये हमारा 10⁻² है, मीन्स इट इज 100। सो डियर स्टूडेंट दिस गैप इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 100, बट द नेक्स्ट गैप, as you can see, this is 100 and this is 1000. So the difference between 100 and 1000 is of 900. So this gap is representing 100, this gap is representing 900, and on the graph these all lines are equally spaced, जबकि values अलग अलग है। और अगर आप और आगे जाएंगे तो this is representing 1000 and this is representing 10,000. So the gap between these two lines are of 9,000, means 100, 900, 9,000। आगे आप देखेंगे दिस इज 90,000। यानी जो डेटा है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमने जो इन लाइंस को इक्वली स्पेस्ड दिखाया है। ये प्यारे बच्चों इक्वली स्पेस्ड इसलिए दिखाया है बिकॉज ये जो वर्टिकल स्केल है हमारी, इट इज एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल। ये बात आप एक्सपेरिमेंट में या टॉपिक करें तो आप जरूर लिखें। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं रेड चौक से। The vertical scale is
लॉगरिथमिक। प्यारे बच्चों, जब हम इसको लॉगरिथमिक स्केल लेंगे फिर ये इक्वली स्पेस्ड लाइंस आपके पास आ जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको लॉगरिथम के केस में देखेंगे, सो दिस इज log 0, दिस इज log 1, और ये फिर इट्स 2 टाइम्स, इट्स 3 टाइम्स, इट्स 4 टाइम्स। अब ये आप इक्वली स्पेस्ड लाइंस ले सकते हैं। तो इस बात को न भूलें कि इट्स लॉगरिथमिक स्केल, दिस स्केल इज लॉगरिथमिक स्केल। और ये बच्चों इसी ग्राफ में नहीं है, जहां भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द डेटा इज सो ह्यूज, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द लॉगरिथमिक स्केल। अब बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट वी ऑब्जर्व or what were the outcomes of the experiment and what conclusions can we draw from those observations or those outcomes, or what conclusions at that time Rutherford draw from those observations. So the first observations we got from the experiment was most of the alpha particles goes undeviated through the gold foil। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये सीधे चले गए, इनमें किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी ये ऐसे चले गए जैसे रास्ते में कुछ था ही नहीं। एंड इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, ओके, इट वाज वेरी क्वाइट एक्सपेक्टेड, बिकॉज डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाइक चला रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे मच्छर हैं और मैं पूछूंगा व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड इट्स वेरी सिंपल, आप सीधे चले जाएंगे, मच्छर जो टकराएंगे वो आपके मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकते। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी हाई, सो अल्फा पार्टिकल्स वर हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसके सामने गोल्ड फॉइल विच वॉज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर, उसके आगे कुछ भी नहीं थी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ ऐसा ही होगा। सो द कंक्लूजन्स विच रदरफोर्ड ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वाज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एटम का जो ज्यादातर जगह है वो खाली है। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज ओनली अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल्स deviate with an angle more than 1 degree। 0.14% 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट हुए। ये थोड़ा सा एक अनोमलस नहीं वर्ड यूज करना चाहिए मुझे यहां पे, अनएक्सपेक्टेड, हाँ दैट इज द राइट वर्ड। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Rutherford, because at the time when the experiment was performed, J.J. Thomson model of atom was very popular, and it was at that time it was believed that it is correct model of atom. Most of the scientist community believes that this is the model of atom and this is the correct model of atom. So ये थोड़ा सा unexpected result उनको लगा, और इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकला? वो कंक्लूजन ये निकला बच्चों, द सोर्स ऑफ द फोर्स इज स्मॉल, कि जो फोर्स लगा रहा है अल्फा पार्टिकल्स पे, अब अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कौन लगाएगा? एटम ही लगाएगा, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो यहां पे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ कि जो फोर्स लगा रहा है वो छोटा है। अब इसके बेसिस पे क्यों लगाया, इसको आप ऐसे समझिएगा इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको रिलेट करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द चौक, दिस इज ओके। पर बच्चों आप इसको ऐसे समझिए कि दिस इज ए लाइन एंड दिस वन इज द सेकंड लाइन। आप मैं इसको
फिनिश लाइन कह सकता हूं, ठीक है। दिस इज फिनिश लाइन एंड दिस इज माय स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ बच्चों को खड़ा कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे मैंने खड़ा कर दिया और उन स्टूडेंट्स की आंख पे मैंने पट्टी बांध दी और मैंने कहा कि आपको बिल्कुल सीधे चलना है और फिनिश लाइन तक जाना है। सारे के सारे स्टूडेंट यहां से चले। मान लो यहां से मैंने बहुत सारे का मतलब देखिए, अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो मान लो यहां पे हमने 10 लाख स्टूडेंट्स यहां पे खड़े की, 1 मिलियन स्टूडेंट्स। और जैसे वो यहां आगे से चले मैंने कहा कि आप यहां फिनिश लाइन पे पहुंचे। जैसे आप फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे हम आपसे कुछ बातें पूछेंगे। तो 10 लाख स्टूडेंट यहां से चलते हैं। तो जब ये फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला, हम सीधे आ गए, क्योंकि जो यहां से चला था वो बिल्कुल इसके सामने पहुंच गया। 0.14% स्टूडेंट ने कहा, 0.14% मीन्स आप कह सकते हैं कि 1000 में लगभग एक बच्चे ने या 2 बच्चे ने ऐसा कहा कि रास्ते में हमें कुछ मिला और हमने फिर अपना थोड़ा सा रास्ता बदल लिया, फिर हम आ गए। अब इनकी आंखों पे पट्टी बंदी, इनको नहीं पता कि क्या है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने क्या कहा, हमें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। अब वैसी बात है, ज्यादातर बच्चे यहां पे सीधे आ गए तो रास्ते में उनके में कुछ था ही नहीं। लेकिन 1000 में से 1 या 2 बच्चे ने कहा कि रास्ते में कोई चीज थी, मेरे रास्ते में कोई चीज आई और मैं वहां से थोड़ा सा बच के आ गया। अब वो 1000 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे के साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब रास्ते में चीज तो है लेकिन वो कोई थोड़ी बहुत चीज है, क्योंकि 1-2 बच्चों के सामने वो आई। तो ये कंक्लूजन को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल deviate with an angle more than 90 डिग्री। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था एंड दिस इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो इससे कंक्लूजन क्या आया? इससे कंक्लूजन आया प्यारे बच्चों, द source of the force is very strong and massive। बड़े काम का लाइन है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको यहां इस एग्जांपल में लेके आते हैं। 8000 में से एक बच्चे ने ये कहा कि सर रास्ते में एक ऐसी चीज थी कि मैंने जब चलना चाहा तो मुझे जाने नहीं दिया, फिर मैं थोड़ा सा मुड़ा, मुझे तब भी नहीं जाने दिया, मुझे काफी लार्ज एंगल पे मुड़ना पड़ा। यानी मैंने अपने रास्ते को काफी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे चेंज किया। अब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे चेंज करने का मतलब है कि वो बच्चा वापस आया, क्योंकि प्यारे बच्चों ये उन बच्चों की जाने की डायरेक्शन है। एक बच्चे ने 8000 में से एक बच्चे ने कहा कि सर मैं गया, रास्ते में मुझे कुछ ऐसा मिला कि मुझे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे अपना रास्ता बदलना पड़ा, यानी ये बच्चे को वापस आना पड़ा। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि रास्ते में कोई एक ऐसी चीज़ थी जो उस बच्चे से नहीं हटी। और प्यारे बच्चों यहां जो 2 वर्ड मैंने लिखे हैं, इन दोनों का अर्थ समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड मैसिव। पहली बात मैंने लिखा है कि द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उसके रास्ते को मोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं था, तो उसके रास्ते को मोड़ा है तो इसका मतलब फोर्स वहां बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात बच्चों, मैसिव कहने का मतलब यह हुआ क्योंकि अगर वो भले ही, ध्यान से सुनना बच्चों, ये काम की बात है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अगर उसका मास कम होता, अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते को नहीं बदलता। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है कि मान लो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, ठीक है, अल्फा के ऊपर, लेकिन सामने वाले का मास कम है, तो वो सामने वाला भागेगा, ना कि अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अपने आप में काफी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है।
तो इन दोनों का अर्थ समझिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज, एंड मैसिव मींस सामने जो रखा है वो इतना हैवी है कि आपके अल्फा पार्टिकल को ही वापस जाना पड़ा। ओके, मैसिव मींस ये मतलब है। जा फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सॉरी नॉट कंक्लूजन, इट्स ऑब्जर्वेशन। नियरली, देखिए बच्चों मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नियरली बिकॉज इट इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा, इट इज रफ डेटा। नियरली 1 in 10 raised to power 6 alpha particles retrace its path, means the angle of scattering is 180 degree। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो टोटल हमने 10 लाख स्टूडेंट भगाए थे यहां से यहां के लिए आंख पे पट्टी बांध के, उनमें से एक स्टूडेंट वापस आ गया, ये गया और ये वापस। अब ये स्टूडेंट क्या कहता है, सर सामने एक ऐसी चीज थी मुझे जाने ही नहीं दिया, मैंने उसको हटाने की कोशिश की लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं वापस आ गया। यानी कि सीधे गया और सीधे वापस आया। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें क्या समझाता है, ये हमें समझाता है कि वी नीड ए न्यू मॉडल ऑफ एटम। ओके, ए न्यू मॉडल ऑफ एटम इज needed or required. We have to revisit the J.J. Thomson model of atom. क्योंकि प्यारे बच्चों, this result is highly, or you can say very 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 highly unexpected. यानी ये कभी रदरफोर्ड सर ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई रिजल्ट आएगा। अब एक बहुत फेमस कोट है उनका इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के, इसमें थोड़ा वर्ड्स का हेर फेर हो सकता है, लेकिन जितना मुझे मैं उसको रिकवर कर पा रहा हूं वो ये था कि इट वॉज क्वाइट, ये रदरफोर्ड सर ने कहा था, इट वॉज क्वाइट incredible moment for me in my life. It's like you fire a 15-inch military shell on a tissue paper and the shell hit at the tissue paper and come back and hit you. यानी ये कहता है कि ये मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था कि आपने एक 15 इंच की सेल, मतलब एक तो होता है बंदूक की गोली, सेल 15 इंच की बहुत बड़ी गोली होती है, LMG MMG से निकलती है, कि आप एक टिश्यू पेपर पे 15 इंच की गोली को मारें और वो गोली उस टिश्यू पेपर से टकरा के वापिस आके आपको टकराती है, तब आपको कितना आश्चर्य होगा, उतना ही आश्चर्य मुझे ये देख करके हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अब टिश्यू पेपर, आप सोचोगा टिश्यू पेपर पे ये फेंक के मार दिया जाए चौक, ये भी उसमें से आर पार हो जाएगा। अब 15 इंच की गोली, अल्फा पार्टिकल इतने एनर्जेटिक थे, और टिश्यू पेपर यानी गोल्ड फॉइल, उसके सामने इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि गोल्ड फॉइल इज इक्विवेलेंट टू टिश्यू पेपर एंड द 15 इंच सेल इज इक्विवेलेंट टू अल्फा पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद ये कंफर्म हुआ कि ये मॉडल ऑफ एटम जो हम पढ़ रहे हैं, जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इट हैज टू बी रिवाइज्ड, यानी उसको फिर से देखना पड़ेगा कि कुछ उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन नहीं आना चाहिए था। यहां तक चलो काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें बिल्कुल ही यहां पर जस्टिफाई नहीं करते हैं जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे ग्राफ को भी अगर आप देखें तो ध्यान से देखिएगा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, अब इस डॉट को देखेंगे तो इससे ये मिलाएंगे कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल हमारे बहुत कम एंगल पर ही डेविएट हो रहे हैं, और कुछ बहुत कम अल्फा पार्टिकल हमारे 1 डिग्री से ज़्यादा, और दीज टू आर वेरी यू कैन से रेयर केसेस, कि बहुत कम यहाँ पर लार्ज एंगल स्कैटरिंग कर रहे हैं। और जे.जे. थॉमसन ऑफ मॉडल ऑफ एटम लार्ज एंगल स्कैटरिंग जो है उसको प्यारे बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर हम बच्चों की बात करें तो ये जो बच्चा है जब ये वापस आया है तो इसका मतलब यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ कोई ऐसी चीज़ रखी है कि वो इसको आगे जाने नहीं देती। इट मीन्स इट्स वेरी वेरी मैसिव। और उसके साथ प्यारे बच्चों
ये है कि ये फोर्स भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर लगा रहा है। और प्यारे बच्चों, एक पार्टिकल 10⁶ में से मिलने का मतलब है कि ये चीज़ जो जहाँ रखी है वो बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, क्योंकि 10 लाख में से सिर्फ एक ही बच्चे को वो मिली। तो इसका मतलब इस पूरा रास्ता खाली है, सिर्फ छोटी सी जगह ऐसी है जहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी है जो इनको वापस भेजती है। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज आवर experimental observation and conclusions of alpha particle scattering experiment. Thanks for watching the video.